हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन चंद्र सिंघल है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी एक्सप्रेस में। आज जिस टॉपिक पे हम ऐसे करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतमाला परियोजना। ऐसे स्टार्ट करने से एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, एसएससी में 250 वर्ड्स का ऐसे आता है। किसी भी ऐसे के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो अराउंड 50 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर आता है आपकी बॉडी, जो अराउंड 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। फिर आता है आपका कंक्लूजन, जो अराउंड 50 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जब भी हम किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं तो वहाँ वो स्कीम किस दिन लॉन्च हुई उसे मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये जो परियोजना है ये अक्टूबर 2017 में अप्रूव हुई थी। किसने अनाउंस किया ये भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इस स्कीम को नितिन गडकरी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं, उन्होंने अनाउंस किया था। जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है वो, तो इस स्कीम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। और ये एनएचडीपी के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो टारगेटेड कंप्लीशन डेट है इस प्रोजेक्ट की वो है 2022। और ये इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्या है या ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। बाकी जो एनएचएआई हैं और जो नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में ही आते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी एक्सप्रेसवेज इंडिया ने बना लिए हैं, लेकिन अभी भी जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी कैपेसिटी नहीं है। प्लस जो रोड्स हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी पुअर है और जो चोक पॉइंट्स हैं या जो क्रॉसिंग्स हैं वो काफ़ी कंजस्टेड रहती हैं। तो उसकी वजह से इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उधर आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। एक आध एक्सेप्शंस को यदि छोड़ दिया जाए तो कम क्यों है। देखिए, एक तो जो लैंड एक्विजिशन है, लैंड को एक्वायर करना बहुत सरदर्द भरा काम होता है। प्लस जो रिटर्न्स हैं वो इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं कंपनीज़ को। ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स एंड वेरी लो रिटर्न्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे आपने सुना होगा हमारे एनपीएस बढ़ रहे हैं बैंक से काफ़ी। तो एनपीएस क्यों बढ़ रहे हैं कि एक तो बैंक्स ने आपका पावर सेक्टर में काफ़ी लोन्स दिए थे, और दूसरा बैंक्स ने आपका, खासकर जैसे आपने एलआईसी का केस सुना होगा, वो नाम में भूल गया, एक एजेंसी थी गवर्नमेंट की ही, तो उसको लोन्स दिए थे। उसने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स ना तो अप्रूव हो पाए, ना तो उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल पाए। तो इस वजह से जो कॉस्ट थी प्रोजेक्ट्स की वो काफ़ी बढ़ गई, और चूंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए तो उस पर कोई रिटर्न कंपनीज को मिला नहीं, इसलिए वो बैंक्स को पैसा भी नहीं चुका पाए। ठीक है। तो ये काफ़ी दिक्कत है। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं हर डेवलप्ड नेशन में या जो डेवलपिंग जो देश तरक्की कर रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हाईवेज़ को लेके एक स्टेबल पॉलिसी होती है। वो लोग एक पॉलिसी फॉलो करते हैं। ऐसी पॉलिसी इंडिया में कोई ऐसी स्टेबल पॉलिसी नहीं रही कि एक पॉलिसी हमारी कभी नहीं रही, हम चेंज करते रहे बार बार। दूसरा, मतलब चौथा, देखिए हमारे फंड्स की काफ़ी बड़ी कमी रहती है। इनकम हमारी इतनी है नहीं कंट्री की, लेकिन हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इन्वेस्ट काफ़ी करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब आते हैं इस स्कीम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट की। तो अराउंड 35,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज़ भारतमाला के अंडर बनाए जाएंगे, और जो टोटल बजट है, एस्टिमेटेड बजट है इस स्कीम का, वो है 5.35 लाख करोड़ रुपीज़। और ये जो हाईवेज़ बनेंगे इनके अंडर होंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ऑलरेडी 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हमारे यहाँ हैं, 44 नए बनाए जाएंगे। ये क्या होंगे, ये वो कॉरिडोर्स होंगे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे जयपुर इंदौर को इकोनॉमिक कॉरिडोर 11 कनेक्ट करेगा, या वो रूट्स जहाँ बहुत ज़्यादा फ्राइट या बहुत ज़्यादा हैवी फ्राइट ट्रैफिक चलता है, ठीक है ना, जहाँ माल ढुलाई बहुत ज़्यादा होती है। फिर आते हैं इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स। ये इंटर कॉरिडोर्स क्या होते हैं, ये इंटर कॉरिडोर्स वो होते हैं जो दो कॉरिडोर्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें ज़रा स्टेट ऑफ बिहार पे फोकस कीजिए। तो बिहार के नॉर्थ में एक डार्क ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देगी, वो है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये एग्जिस्टिंग है। और बिहार के साउथ में एक येलो कलर की लाइन दिखाई देगी, ये है आपका गोल्डन कॉरिडोर। ये दो अलग कॉरिडोर्स हैं, इनको कनेक्ट कर रही है ब्लू कलर की लाइंस, तो ये है इंटर कॉरिडोर्स। अब आता है नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट।
तो इसके अंडर क्या है कि जो कॉरिडोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे गोल्डन कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, उनका लीन एक्सपेंशन करना, प्लस वहाँ जो चोक पॉइंट्स हैं उनके अराउंड रिंग रोड्स बनाना, बाईपासेस बनाना या एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाना और लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाना, ताकि जो इनकी एफिशिएंसी है वो और इम्प्रूव हो सके। अब बात आते हैं और पॉइंट्स पे। तो बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में क्या है कि देखिए, आपका जो बांग्लादेश है उसके थ्रू रोड्स बनाई जाएंगी ताकि हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को कनेक्ट कर सकें, प्लस बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड को लेके एक बिम्स्टेक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट्स कनेक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ तक जो हम अपना जो फ्राइट है उसको आसानी से मूव कर सकें। इससे क्या होगा, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज वो होते हैं जो एकदम नए बनाए जाते हैं। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, एक्सप्रेसवे पास हुआ, उसके बाद लैंड फ्रेशली एक्वायर करी गई, उस पर स्क्रैच से वो पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया। ऐसे ही आपका यमुना एक्सप्रेसवे भी था। इसी तरह आपका जो एक एक्सप्रेसवे और बन रहा है दिल्ली टू मेरठ के बीच में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जो डासना से हो जाएगा, ये एकदम कम्प्लीटली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ठीक है। फिर आता है आपका नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में एक नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था जो अब तक का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर गोल्डन कॉरिडोर या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स वगैरह ऐसी परियोजनाएं बनाई गई थी, प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। तो ये प्रोजेक्ट के जो एग्जिस्टिंग जो रिमेनिंग वर्क्स हैं, जो बच गए थे, जो चल रहे थे अभी, तो उनको भारतमाला के अंडर ही सबस्यूम कर लिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए आप ये मैप देख सकते हैं। तो इस मैप्स में जो रेड कलर की लाइन्स हैं वो हैं आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो ब्लू कलर की लाइन्स हैं वो हैं आपके इंटर कॉरिडोर्स, और जो ये येलो कलर का एक क्वाड्रिलेटरल सा देख रहा होगा आपको, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन्स हैं ये हैं आपके फीडर रूट्स, जो यानी कि आपके रिमोट एरियाज़ को जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मेजर एरियाज से उधर कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फंडिंग की। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक तो प्लान होना ज़रूरी है कि क्या ऑब्जेक्टिव है वो होना ज़रूरी है, प्लस दूसरा फंडिंग। तो लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट से बोरो करेगी। ठीक है ना, एज डेप्ट फ्रॉम मार्केट। तो 2 लाख करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ज़रिए या मार्केट से डेट लेके बोरो करेगी। दूसरा सेंट्रल रोड फंड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सेंट्रल रोड फंड है, ये सेंट्रल रोड फंड 2000 के अंडर एक नॉन लेसेबल फंड है। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल पर सेस लगा के जो पैसा कलेक्ट होता है इस फंड में डालती है, तो इधर से पैसा आएगा। फिर आता है आपका NHAI। जो NHAI के टोल्स होते हैं उधर से जो पैसा कलेक्ट होगा वो, प्लस जो गवर्नमेंट ओन रोड एसेट्स हैं उनका मोनेटाइजेशन करना, वो वहाँ से पैसा कलेक्ट होगा। फिर चौथा बजट एलोकेशन। हर साल जो बजट आता है उसमें जो पैसा अलॉट किया जाएगा भारतमाला के लिए, वहाँ से। तो ये कुछ 3-4 मेथड्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट पैसा उठाएगी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि अब तक 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनके HQs 4 लेन हाईवेज से कनेक्टेड हैं। इस स्कीम के बाद, इस परियोजना के बाद, ये 300 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़कर 550 हो जाएंगी। यानी कि हमारे यहाँ 550 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होंगी जो जिनके डिस्ट्रिक्ट HQs मिनिमम 4 लेन हाईवे से कनेक्टेड होंगे। तो हमारे देश में टोटल 715 या 716 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे ढंग से याद नहीं है, 700 से ऊपर ही हैं। तो उनमें से 550 डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स डायरेक्टली 4 लेन हाईवे से कनेक्टेड होंगे। दूसरा, इस समय जो नेशनल हाईवेज़ है उस पर जो फ्राइट मूवमेंट है वो टोटल फ्राइट मूवमेंट का 40% है। तो इस स्कीम के बाद ये एनविजन किया गया कि जो फ्लाइट मूवमेंट है वो 80% हो जाएगा। तीसरा, ये क्या है, ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, या टूरिस्ट साइट्स हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, या जो शेड्यूल्ड एंड बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और ये अर्बनाइजेशन को भी एनकरेज करेगा। एक जो रफ कैलकुलेशन है वो इकोनॉमिक्स की, या जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो ये कि इस स्कीम के अंडर 142 मिलियन मैन डेज ऑफ वर्क जनरेट होगा, और बेसिकली जो सीमेंट एंड स्टील सेक्टर है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इधर से। पांचवा, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स को मूव करने की कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट का 18% पड़ता है।
इस प्रोजेक्ट के बाद ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 18% से कम होके 6% के आसपास आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी मेक इन इंडिया स्कीम है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और ऑब्वियसली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इससे एनकरेज होगा। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं बाहर से, जो चाइना छोड़कर वियतनाम वगैरह जा रही हैं, वो इंडिया आना चाहेंगी। ऑब्वियसली रोड्स अच्छी होंगी तो कार्स की एवरेज स्पीड बढ़ेगी, फ्यूल कंजप्शन उससे कम होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इससे हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो देखिए चैलेंजेस क्या हैं, देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये 2022 तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों? देखिए एक तो जो लैंड एक्विजिशन है, मैंने आपको बताया इंडिया में काफ़ी टफ जॉब होती है, प्लस जो बजट है, जो जितना एस्टिमेट किया गया उससे ज़्यादा पैसा लगेगा। दूसरा एनवायरमेंटल लॉज, देखिए जो हमारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसको लेना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है ना, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है जिस वजह से प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं, और ये कहीं ना कहीं उन एक बहुत जो प्राइवेट फर्म्स है, गवर्नमेंट है, उनको घाटा झेलना पड़ता है इस वजह से। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इकोनॉमिक स्लोडाउन कंट्री में चल रहा है। ठीक है ना, तो इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, फंड्स की काफ़ी शॉर्टेज है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये तो है चैलेंजेस। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, तो ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी जी लेकर आए थे और ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। ये भी अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस था और इधर भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, खासकर करप्शन वगैरह जैसे इश्यूज़ को लेके, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको शेल्व नहीं किया, मूव करती रही, और आज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं। तो ये NHDP जो था ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ इंडिया के लिए, और आप देखते हैं 2004 के बाद से इंडिया में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई थी। तो उसमें इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसके अंडर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था उसका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। तो इस तरह ये जो स्कीम है कहने को काफ़ी एम्बिशियस है, नो डाउट, लेकिन अगर एक बार इम्प्लीमेंट होगी, चाहे अपनी डेडलाइन से थोड़ा लेट ही क्यों ना हो, आने वाले 10 से 15 साल या जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की काफ़ी अच्छी होगी। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगी, जो मूवमेंट है गुड्स एंड पीपल का वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तक 300 डिस्ट्रिक्ट HQs ऐसे हैं जो डायरेक्टली 4 लेन हाईवे से कनेक्टेड हैं, ये बढ़ के 550 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड रीजन्स है वहाँ तक भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने में आसानी होगी। और दूसरा, ये नेशनल इंटीग्रेशन में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी नेशन को अच्छे से इंटीग्रेट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या वहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होता, तो इसलिए गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये कंक्लूजन है। आपको पसंद आया आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।